प्रश्न, निर्भरता का सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या करें। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्भर्य सिद्धांत यह है कि संसाधन निर्धन एवं अल्पविकसित देशों के परिधि से धनी देशों के केंद्र की ओर प्रवाहित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। निर्भर्य सिद्धांत इस मूल मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है। ये दोनों कारक परस्पर प्रभावित करते हैं तथा काफी हद तक आर्थिक कारकों के आधार पर राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। निर्भर्य सिद्धांत मूल रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित रहा है। मार्क्सवाद के साथ साथ होबसन व लेनिन के साम्राज्यवाद की अवधारणा ने इसे और शक्तिशाली बना दिया है। परंतु चूंकि मार्क्सवादी राज्य के अस्तित्व को नहीं मानते, इसीलिए इसे नव मार्क्सवादी अवधारणा मानना अधिक तर्कसंगत होगा। वैसे तो यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1950 के दशक से विद्यमान है, परंतु 1970 के दशक से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। इस काल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु राजनीतिक आर्थिक तत्वों में संबंध पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में फ्रांसिस सैंडर्स, स्टुअर्ट हॉलैंड और पाल बरान, पॉल स्वीजी, हेरी मैडगाफ, एंड्री गुंडर फैंक, अग्रहिरी इमैनुअल, समीर अमीन, इमैनुअल वालरस्टेन आदि प्रमुख हैं। 1970 के दशक के बाद यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण बन गया। निम्नलिखित कारणों से इस सिद्धांत की चर्चा पर अधिक बल दिया जाने लगा। 1. सर्वप्रथम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए विभिन्न बदलावों के परिणामस्वरूप इस सिद्धांत को अधिक महत्व मिला। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रों के मध्य संबंधों का मुख्य आधार परस्पर अंतर्निर्भरता रहा। धीरे धीरे यह अंतर्निर्भरता उनके विशेषकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की अस्तित्व का प्रश्न बन गया। परंतु इसके साथ साथ विकास का दौर भी जारी रहा, लेकिन यह विकास आर्थिक रूप से समान नहीं रहा। अतः एक दूसरे पर निर्भरता और अधिक उजागर होने लगी तथा इनके प्रभावों के आंकलन की प्रक्रिया में निर्भरता के सिद्धांत का जन्म हुआ। 2. द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के उपरांत इन राज्यों को राष्ट्र निर्माण की बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ा। तब इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अनुभव हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी ये राज्य वास्तव में आजाद नहीं है। बहुत से आर्थिक मुद्दों पर ये आज भी अपने ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन दृष्टिकोणों के माध्यम से उनकी इन समस्याओं का अध्ययन करना भी संभव नहीं रहा था। अतः एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस होने लगी जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं के संबंधों के अनुरूप इनकी समस्याओं का अध्ययन कर सके। 3. तृतीय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दक्षिणी अमेरिकी देशों में से ज्यादातर अपना प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चला सके तथा वहां पर अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विफलता आदि सामान्य बात हो गई। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठा कि क्यों इन राष्ट्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। किन कारणों से यहाँ अशांति एवं विफलताएं फैली हुई हैं। इनके कारणों के जांच के बिना इनका समाधान संभव नहीं था, और इस जांच हेतु यह पाया गया कि इसमें आर्थिक व राजनीतिक तत्वों के संबंध की जानकारी अति महत्वपूर्ण रहेगी। 4. अंततः 1970 के दशक तक आते आते ज्यादातर तीसरी दुनिया के देश स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुके थे। अब उनके राज्यों में राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियां पूर्ण हो चुकी थी, परंतु उन राष्ट्रों के समक्ष मुख्य चुनौतियों के रूप में राष्ट्र निर्माण, व्यापार, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास आदि की बहुत सी समस्याएं उपलब्ध थी। इन सभी कारणों से अब राजनीतिक की बजाय आर्थिक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होते चले गए। इसलिए बढ़ते हुए आर्थिक महत्व के परिणामस्वरूप निर्भरता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। इस सिद्धांत को परिभाषित करना अति कठिन है, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से विभिन्न विद्वानों का मानना है कि प्रथम, निर्भरता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिधि वाले राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी प्रणाली में संगठित करने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय, इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रों के संरचनात्मक स्थिति में परिवर्तन से उनके समाजों में विकृतियां पैदा होती है। इस सिद्धांत को विश्लेषण की सुविधा हेतु 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. निर्भरता पर आधारित। 2. विश्व प्रणाली सिद्धांत। निर्भरता पर आधारित विश्लेषण। बहुत से विद्वानों ने इस सिद्धांत को केंद्र व परिधि के राष्ट्रों के मध्य हुई आर्थिक व राजनीतिक अंतःक्रियाओं के रूप में देखा है। मूल रूप में उनकी सोच में विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता, परंतु किसी कारक विशेष को अधिक व कम महत्व की दृष्टि से उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। संरचनात्मक स्कूल। इस वर्ग के अग्रणी लेखक के रूप में राउल प्रेबिसिच का नाम लिया जा सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणी अमेरिकी आर्थिक आयोग के अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ फुरटाडो व शंकल को भी इसी वर्ग में शामिल माना जा सकता है। इस विचार के समर्थक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को केंद्र व परिधि के राज्यों में बंटा हुआ मानते हैं। उनके अनुसार उत्पादन के परंपरागत तरीकों से केंद्र के राष्ट्रों के पास अत्यधिक संपदा इकट्ठी हो गई है। इसीलिए उन विद्वानों का मानना है कि विकास व गैर विकास या अविकसित को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
इसके अतिरिक्त न ही आज आंतरिक व बाह्य कारकों के बीच अंतर रखा जा सकता है, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए लैटिन अमेरिकी देशों के आधारभूत औद्योगिक विकास के बाद ही उनको औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। परंतु इस वर्ग के विचारकों की उदारवादी एवं प्रगतिशील दोनों ही ने आलोचना की है। उदारवादियों का कहना है कि ये व्यापार चक्र के आर्थिक विकास प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं करते, जबकि प्रगतिशील विद्वानों का आरोप यह है कि संरचनात्मक स्कूल से जुड़े लोग शोषण के बारे में उचित व सही अध्ययन करने में असक्षम रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये विद्वान इस बात को भी नजरअंदाज कर देते हैं कि परिधि वाले राष्ट्रों में विकास केंद्र के राष्ट्रों द्वारा तकनीकों के विश्वीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अविकसितता का विकास। इस मत से जुड़े लोगों में प्रमुख है एंड्री गुंडर फ्रैंक, पाल बरान, समीन अमीन आदि। ये विद्वान विश्व व्यवस्था को महानगरों व उपग्रहों के रूप में विभाजित मानते हैं। फ्रैंक का मानना है कि पूंजीवाद के माध्यम से हमेशा उपग्रहों वाले राज्यों में गैर विकास का विकास होता है। महानगरों वाले राष्ट्र अपने अतिरिक्त पूंजी के लाभांश से इन्हें और अविकसित बना देते हैं। उपग्रहों वाले राज्यों में अविकसितता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एक संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है, अपने आप में कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं है। इसलिए जब जब इन उपग्रह वाले राष्ट्रों का महानगरों वाले राष्ट्रों के कमजोर बंधन रहा है, इन्होंने अपनी विकास दर को बढ़ाया है, तथा जब जब ये उनसे अधिक जुड़े रहे हैं, यह प्रक्रिया विपरीत रही है। इसीलिए किसी राष्ट्र में पिछड़ेपन का विकास पूंजीवादी व्यवस्था में उस राज्य के पदसोपान के आधार पर अध्ययन की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसका उस समाज में स्थापित आर्थिक ढांचों के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इस मत की भी दो आधारों पर आलोचना की गई है। प्रथम, पूंजी की उपलब्धता व पूंजीवाद दो अलग अलग बिंदु हैं, सो उन्हें एक नहीं मानना चाहिए। द्वितीय, इस सिद्धांत के आधार पर पूर्ण रूप से यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि विकास से किस प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों में पिछड़ेपन का विकास हुआ है। निर्भरता विकास स्कूल, पार्शियल डेवलपमेंट और डिपेंडेंट डेवलपमेंट स्कूल। तीसरा वर्ग उन विचारकों का है जो निर्भरता व विकास के संबंधों को जुड़ा मानते हैं। इनमें से प्रमुख विचारक है कार्डोसो, फालेटो व ओस्वाल्डो शंकल। इनका मानना है कि ऐतिहासिक संरचनात्मक दृष्टि से दक्षिणी अमेरिकी देशों में पूंजी निवेश के संदर्भ में मूलभूत परिवर्तन आए हैं। उनका मानना है कि पूंजी निवेश कृषि या कच्चा माल के उत्पाद की बजाय तैयारशुदा माल में लगाया गया है, तथा इसके जुड़े संयुक्त उद्यमों में स्थानीय व बाह्य पूंजी निवेशकों में सहयोग रहा है। इसीलिए निर्भरता, पूंजीवाद वर्चस्व व विकास विरोधाभासपूर्ण न होकर तीसरी दुनिया के देशों में एक संग्रहित वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति रही है। इसीलिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद को बढ़ाकर तीसरी दुनिया के देशों के शहरी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति बाह्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की गई है। इसीलिए इन समाजों की संरचनात्मक व्यवस्था में बिखराव पैदा कर दिया गया है। इसीलिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तीसरी दुनिया के देशों में निर्भरता से जुड़े विकास की स्थिति पैदा कर दी है। यद्यपि इस वर्ग के विचारकों ने एक पूर्व निर्धारित व्याख्या से अलग हटकर नई व्याख्या दी है, परंतु इससे वर्ग के सिद्धांत को एक मूल इकाई के रूप में उचित प्रयोग नहीं किया जा सका। उपरोक्त तीनों वर्गों में विचारों में कहीं कहीं भिन्नता भी देखने को मिलती है, तथा परंपरागत मार्क्सवाद से भी कई संदर्भों में अलग है। परंतु यह सत्य है कि इन सभी के अनुसार आर्थिक विकास की दृष्टि से परिधि वाले राष्ट्र आज भी महानगरीय केंद्रों पर निर्भर है। इसी कारण से शायद महानगरों में विकास का विकास तथा परिधि राष्ट्रों में अविकास का विकास हो रहा है। विश्व प्रणाली सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत के ही अन्य रूप को विश्व प्रणाली सिद्धांत के अंतर्गत भी अध्ययन किया गया है। यद्यपि कुछ विचारक इन दोनों को अलग मानते हैं, परंतु दोनों की मूल मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल व्याख्या को लेकर है। अतः इसे निर्भरता के ही एक रूप के अंतर्गत स्वीकारना ज्यादा उचित है। विश्व प्रणाली सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता इमैनुअल वालरस्टेन को कहा जा सकता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। वालरस्टेन का मानना है कि इतिहास में दो प्रकार की विश्व प्रणालियां पाई जाती है, विश्व साम्राज्य व विश्व अर्थव्यवस्था। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि संसाधनों के बंटवारे के बारे में किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। उनका मानना है कि विश्व साम्राज्य व्यवस्था में शक्ति का प्रयोग परिधि राज्यों से केंद्र राज्यों की ओर संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। इसके विपरीत विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली में एक केंद्रीयकृत राजनीतिक ढांचे का अभाव होता है। अतः कानून के द्वारा संसाधन का बंटवारा किए जाने की बजाय बाजार के माध्यम से इसे संपन्न किया जाता है। इस प्रकार यद्यपि संसाधनों के बंटवारे के संबंध में दोनों के तरीके भिन्न हैं, परंतु दोनों का ही कुल परिणाम एक समान है। वह है परिधि वाले राष्ट्रों से केंद्रीय राज्यों की ओर संसाधनों का हस्तांतरण हो रहा है। वालरस्टेन के अनुसार केंद्र राष्ट्रों की विशेषता है प्रजातांत्रिक सरकारें, उच्च वेतन, कच्चे माल का आयात, तैयारशुदा माल का निर्यात, उच्च पूंजी निवेश, कल्याणकारी सेवाएं आदि। ठीक इसके विपरीत परिधि वाले राष्ट्रों की विशेषताएं हैं गैर प्रजातांत्रिक सरकार पद्धति, कच्चे माल का निर्यात, तैयार माल की आयात, निम्न स्तरीय वेतन, कल्याणकारी सेवाओं का अभाव। परंतु वालरस्टेन निर्भरतावादियों से थोड़ा भिन्न है।
वे केंद्र व परिधि के अलावा राष्ट्रों की एक तृतीय श्रेणी, समपरिधि, भी मानते हैं। इस प्रकार के राष्ट्रों की विशेषताएं हैं: सत्तात्मक सरकारें, कच्चे व तैयार माल का निर्यात, तैयार माल व कच्चे माल का आयात, कम वेतनमान, निम्न स्तरीय कल्याणकारी सेवाएं आदि। वालरस्टेन का भी मानना है कि ये तीनों श्रेणी के राष्ट्र आपस में उत्पादन के शोषणात्मक तरीकों से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से संपदा का हस्तांतरण परिधि के केंद्र वाले राज्यों की तरफ हो रहा है। इसका मानना है कि क्रमिक उतार चढ़ाव, धर्मनिरपेक्ष पद्धति एवं विरोधाभासों के कारण विश्व प्रणाली में संकट आते हैं। इन्हीं संकटों के कारण नई विश्व व्यवस्था का जन्म होता है। वालरस्टेन के विश्व प्रणाली सिद्धांत की मार्क्सवादियों एवं गैर मार्क्सवादियों दोनों ही ने आलोचनाएं की है। कुछ लेखकों जैसे चेज व पून का मानना है कि वालरस्टेन ने इसे केवल आर्थिक कारकों तक ही सीमित कर दिया, जबकि अन्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय, फ्रैंक व गिल का मानना है कि वालरस्टेन ने इस सारे प्रकरण को यूरोप केंद्रित बनाकर रख दिया, जिसके उत्पत्ति मध्ययुगीन यूरोप से मानी जाती है। परंतु यदि गहन अध्ययन किया जाए तो वर्तमान विश्व प्रणाली की जड़ें मध्ययुगीन यूरोप से कहीं अधिक मजबूत है। निर्भरता के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। उपरोक्त दोनों ही अवस्थाओं में अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि निर्भरता के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. सर्वप्रथम, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वर्तमान संदर्भ में राज्यों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूंजीवाद का विकास है। इसी पूंजी के विकास के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतःक्रियाओं का आरंभ माना जा सकता है। राज्यों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष तथा केंद्र वाले राज्यों का परिधि वाले राज्यों के साथ शोषण युक्त संबंधों का मूल कारण पूंजीवाद का विकास ही माना जा सकता है। 2. अधिकतर विद्वानों का मत है पूंजी व उत्पादन के संबंधों की दृष्टि से विश्व दो भागों या तीन वालरस्टेन भागों में बंटा हुआ है। ये तीनों भाग है: केंद्र, परिधि व समपरिधि, सेमी परिफेरी वाले राष्ट्र। इन राष्ट्रों को मूल रूप में देखें तो विकसित या पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वालरस्टेन के समपरिधि वाले राष्ट्रों को दोनों का मिश्रण, दोनों के बीच का, या विकासोन्मुख राष्ट्र कहा जा सकता है। 3. यदि केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों की तुलना करें तो दोनों की गतिविधियां एक दूसरे के विरोधी पाई जाती है। केंद्र वाले राज्य मुख्य रूप से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। अतः मूलतः प्रजातांत्रिक पद्धति के साथ साथ जनसाधारण का रहन सहन का स्तर उच्च दर्जे का है। यहाँ पर आयात मुख्य रूप से कच्चा माल किया जाता है तथा तैयारशुदा माल निर्यात होता है। यहाँ कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके विपरीत परिधि वाले राष्ट्र मुख्यतः विकासशील या पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर देशों में सरकारें निरंकुश व तानाशाही पर आधारित होती हैं। ये मुख्यतः अपना कच्चा माल निर्यात कर विकसित राष्ट्रों से तैयार माल आयात करते हैं। इनके यहाँ सार्वजनिक व कल्याणकारी सेवाओं का अभाव भी मिलता है। इस प्रकार दोनों की स्थिति एक दूसरे के विपरीत पाई जाती है। 4. दोनों वर्गों के देशों में अतिरिक्त मूल्य की उपलब्धता में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां तक केंद्र वाले राज्य हैं वहां तकनीकी व औद्योगिक विकास होने के कारण उत्पादकता अधिक होती है। इसके साथ साथ लागत कम होने से अतिरिक्त मूल्य काफी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देश औद्योगिक व तकनीकी दोनों की दृष्टियों से पिछड़े होने के कारण अतिरिक्त मूल्य अर्जित करने में सक्षम नहीं होते। अतः विकसित राष्ट्र ही बाह्य देशों में पूंजी निवेश या वर्चस्व बनाने की सोच सकते हैं। विकासशील राष्ट्रों का तो मात्र शोषण ही होता है। 5. इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि ज्यादातर विकासशील देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी वे अपने केंद्रों औपनिवेशिक ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस कारण से वे राष्ट्र सैद्धांतिक रूप से तो आजाद है, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। अपनी आर्थिक निर्भरता के कारण वे अभी भी केंद्र संबंधित राष्ट्रों की ओर ही देखते हैं। 6. यदि केंद्र व परिधि वाले राज्यों के आर्थिक उत्पादन की दिशा देखें तब दोनों प्रकार के राष्ट्रों की स्थिति बड़ी ही विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होती है। जहां तक केंद्र वाले राज्यों का प्रश्न है वहां पर एडरी गुंडर फ्रैंक की भाषा में विकास का और विकास हो रहा है, जबकि परिधि वाले राष्ट्रों की स्थिति बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। इन देशों में अविकास या पिछड़ेपन का और विकास हो रहा है। अर्थात जहां पर केंद्र वाले राज्य उन्नति की ओर अत्यधिक अग्रसर हैं, वहीं परिधि वाले राष्ट्र अवनति या पतन की ओर अधिक अग्रसर है। 7. इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों के मध्य शोषण का रिश्ता होता है। केंद्र वाले राज्य अलग अलग तरीकों के माध्यम से परिधि वाले राज्यों के संसाधनों का हस्तांतरण कर अपना विकास करते रहते हैं। यह संबंध ऐतिहासिक काल में ही नहीं, अपितु वर्तमान समय में भी बदले हुए रूप में जारी है। वर्तमान समय में ये राष्ट्र बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रोपरि कंपनियों के माध्यम से इनके संसाधनों का निरंतर हस्तांतरण अपने पक्ष में करते रहते हैं। इन राष्ट्रों की राजनीतिक आजादी के बाद आज तक इस प्रकार का शोषण बदले हुए स्वरूप में जारी है। 8. केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों के मध्य नवीन आर्थिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राज्यों की स्थिति व स्वरूप बदल गए हैं। नवीन शक्ति समीकरण बन गए हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र के राज्य अत्याधिक पूंजी के विकास के कारण शक्तिशाली राष्ट्र बन गए हैं।
परंतु परिधि के राष्ट्रों के पास साधनों का अभाव है, इसीलिए मात्र छोटे राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच राजनीतिक व आर्थिक विभिन्नता के साथ साथ शक्तिशाली व कमजोर राष्ट्रों का बंधन स्थापित हो गया है। 9. इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण अब विश्व व्यवस्था का शक्ति संतुलन भी केंद्र वाले राष्ट्रों के हाथ में आ गया है। वे राष्ट्र अब अपनी शक्ति के विस्तार व प्रदर्शन हेतु मूलतः दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते हैं। प्रथम, ये राष्ट्र परस्पर शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू करते हैं। इसके माध्यम से ये सतत रूप से शक्ति के बढ़ाने व संतुलन बनाने में लगे रहते हैं। द्वितीय, आपसी संतुलन के बावजूद इन शक्तिशाली राष्ट्रों का अंतिम उद्देश्य अपना वर्चस्व या सर्वाधिकार स्थापित करना रहता है। इन्हीं दोनों नीतियों के कारण वे शक्तिशाली होकर भी हमेशा यथास्थिति बनाए रखने में संघर्षरत रहते हैं। 10. इन दोनों प्रकार के राष्ट्रों के संबंध मात्र राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तक ही सीमित नहीं है। केंद्र वाले राज्यों द्वारा परिधि के राष्ट्रों का शोषण करने की प्रक्रिया में मजदूरों का सम्मिलित होना भी अनिवार्य हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों के मध्य रंगभेद की विचारधारा का जन्म भी हो गया है। जातीय या चमड़ी के रंग को लेकर भी अब विकसित देश अपने को श्रेष्ठ एवं विकासशील राष्ट्रों को हेय मानने लगे हैं। अतः राजनीतिक व आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन राष्ट्रों के बीच की खाई और गहरा गई है। आलोचनाएं। निर्भरता के सिद्धांत की निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर आलोचनाएं की गई है। 1. सभी विद्वानों इस सिद्धांत के अंतर्गत केंद्र व परिधि को एक संगठित स्वरूप प्रदान करते हैं, परंतु इस प्रकार की मान्यता बिल्कुल गलत है। दोनों श्रेणियों के राष्ट्रों में कितनी भी समानता हो फिर भी पूर्ण रूप से सभी राष्ट्रों के मध्य एकरूपता मानकर चलना गलत है। केंद्र वाले राष्ट्रों एवं परिधि वाले राष्ट्रों में आपसी मतभेद भी व्याप्त है। इन समूहों के आंतरिक विवादों मतभेदों को नकारना व्यर्थ है। अतः इस मोटे रूप में विभाजन से इन समूहों के आपसी मतभेदों समस्याओं का विश्लेषण नहीं हो पाता। 2. इस सिद्धांत की एक सबसे महत्वपूर्ण कमी इसके पूर्व निर्धारित स्वरूप की है। इसमें पूंजीवाद को ही एकमात्र राष्ट्रों के शोषण का कारण माना है। अतः सिद्धांत की सारी प्रक्रिया को मात्र एक तत्व में समेट कर रख दिया है। यह सत्य है कि केंद्र व परिधि वाले राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंध एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं है। अन्य कारक भी काफी हद तक इन राष्ट्रों के स्वरूप में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। 3. इस सिद्धांत के आधार पर विश्व प्रणाली की पद सोपान के बारे में तो बताया गया है, परंतु इसमें परिवर्तन या बदलाव हेतु कुछ नहीं कहा गया। इसका अर्थ यह है कि यह सिद्धांत मानकर चलता है कि राष्ट्र हमेशा इन दो श्रेणियों में ही बंटे रहेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों को इसी स्वरूप में अनंत मान लिया गया है तथा यह मानकर चला गया है कि यह निरंतरता जारी रहेगी, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल भिन्न है। विश्व परिवर्तनशील व गतिमान है, अतः इस सिद्धांत को विश्व प्रणाली में बदलाव के तरीकों एवं इसके परिवर्तित स्वरूप की स्थिति के बारे में कुछ आंकलन अवश्य करना चाहिए था। 4. इस सिद्धांत के आधार पर माना गया है कि परिधि वाले विकासशील देशों को पूंजीवाद का लाभांश नहीं मिला तथा वे विकास प्रक्रिया से वंचित रहे हैं, परंतु ऐसी संपूर्ण तीसरी दुनिया के देशों में नहीं हुआ। पूर्व एशिया व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पूंजीवाद से अत्यंत लाभ कमाया है तथा 1997 से पूर्व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को पूंजीगत विकास में एशियाई टाइगर माना जाता रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य तीसरी दुनिया के देश भी मध्य दर्जे की अर्थव्यवस्था व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए हैं। 5. कुछ आलोचकों का मानना है कि निर्भरता के सिद्धांत ने विकासशील देशों की व्यवस्थाओं को समझने के बहुत कम प्रयास किए हैं। उन्होंने उनके पिछड़ेपन के कारण का विश्लेषण करने से ज्यादा कम विकसित देशों को एक विचारधारा प्रदान करने की कोशिश की है। इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र बिंदु विकसित राष्ट्र, उनसे संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं राष्ट्रोपरि कंपनियों की आलोचना रहा है, परंतु वास्तव में इन कारकों के साथ विकासशील देशों की आंतरिक कमजोरियों, वहां के नेतृत्व द्वारा की गई फिजूल खर्ची, योजनाओं का गलत प्रारूप एवं लागू करना आदि भी उनकी वर्तमान स्थिति हेतु समान भागीदार रहे हैं। 6. इस दृष्टिकोण पर यह भी आरोप लगाया है कि इसके माध्यम से समस्याओं का अत्यधिक सरलीकरण कर दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से अति आधुनिकतम पद्धतियों व तरीकों की खोज करने की बजाय मोटे तौर पर वृहत निष्कर्ष निकालकर सैद्धांतिक बारीकियों की खोज का मार्ग अवरुद्ध किया है। व्यवहारिक स्तर पर समस्याओं की गंभीरता, गहन विश्लेषण व क्रमबद्ध अध्ययन का स्थान सरलीकरण ने ले लिया है। अतः कई आलोचक इस सिद्धांत के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक योगदान को विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। उपयोगिता। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत की उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता, जो निम्नलिखित है। 1. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधारभूत परिवर्तन आए। उन्हीं परिवर्तनों का आंकलन करने हेतु कई सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हुआ, जिनमें से मुख्य रहे यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, खेल, सौदेबाजी, संचार आदि। परंतु इन सभी सिद्धांतों ने विश्व व्यवस्था में यथास्थिति का अध्ययन मात्र किया है। इसके अतिरिक्त इन सिद्धांतों की उत्पत्ति पाश्चात्य विद्वानों के पूर्व निर्धारित मनःस्थिति का प्रतीक भी रही।
परंतु यह पहला सिद्धांत था जो यथास्थिति की बजाय बदलाव की बात करने लगा। इसके अतिरिक्त, इसके माध्यम से विकासशील राष्ट्रों के शोषण की समस्या पर गहन मंथन किया गया। परिधि वाले राष्ट्रों को केंद्र बिंदु मानकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 2. इस सिद्धांत से पूर्व सभी सिद्धांत राजनीतिक ढांचों के अध्ययन पर बल देने वाले रहे हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से पहली बार आर्थिक कारकों के महत्व को केंद्र बिंदु माना है। आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण मानने के साथ साथ इसने राजनीतिक व आर्थिक कारकों के संबंधों एवं उनके प्रभावों का गहन विश्लेषण किया है। पहली बार इस सिद्धांत के माध्यम से सतही कारणों की बजाय परिधि राष्ट्रों के पिछड़ेपन की समस्या का गहन अध्ययन करने का प्रयास किया। इस सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक संबंध एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्पादन नव उपनिवेशवाद की समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया। अतः यह सिद्धांत इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थिति की सत्यता के अधिक निकट प्रतीत होता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निर्भरता के सिद्धांत के माध्यम से केंद्र, विकसित एवं परिधि विकासशील राष्ट्रों के संबंधों के माध्यम से विश्व व्यवस्था के परिवर्तित स्वरूप को अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से वर्तमान व ऐतिहासिक संदर्भों में समन्वय पैदा करने के साथ साथ पूंजीवाद के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के संबंधों को समझने के उचित प्रयास किए गए हैं। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्नता अवश्य है, परंतु आर्थिक कारक या पूंजीवाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में महत्व प्रदान करने पर मुख्य तौर पर आम सहमति नजर आती है। लेकिन इस सिद्धांत के वृहत स्वरूप व व्यष्टिपूर्वक अध्ययन से इस सिद्धांत में कई सैद्धांतिक व व्यवहारिक कमियां स्पष्ट झलकती है। परंतु आवश्यकता इस सिद्धांत को त्यागने की न होकर इसे और बारीकियों के साथ तराशने की है। केंद्र व परिधि राष्ट्रों के बीच उत्पन्न वर्चस्व स्थापित करने व विकास अवरुद्ध होने की समस्याओं के गहन अध्ययनों से नए सामान्यीकरणों के स्थापित करने की अतिशीघ्र आवश्यकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.